ये सबसे नीचे कौन सी है? लाइमन है, फिर बामर है, पाशन है, ब्रैकेट है, पीफंड है, हम्फ्री है, फिर उसके बाद फार इंफ्रारेड रीजन। होता क्या है, यहाँ पे मेरे पास अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते रहिए। आज हम केमिस्ट्री बूस्टर का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं। अभी हमारे 5 लेक्चर्स आ चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? वी स्टडीड अबाउट बोर मॉडल ऑफ एटम। वहाँ पे हमने डिफरेंट डेरिवेशंस करे थे, जिसमें हमने कुछ बोर के पैरामीटर्स हमने निकाले थे। क्या क्या था वो? सबसे पहले बोर रेडियस निकाला था। बोर रेडियस क्या था? 0 पॉइंट। सबसे पहले हमने क्या लिखा था? हमने क्या क्या निकाला था? Rn मतलब कि बोर रेडियस निकाला था, और क्या निकाला था? En मतलब कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग इन nth ऑर्बिट निकाला था, और टाइम पीरियड निकाला था हमने, और क्या निकाला था हमने? एक स्पीड भी निकाला था। ये 4 टर्म्स हम पहले निकाल चुके हैं। जो हमारा v रेडियस क्या आया था? रेडियस आया था 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। टाइम एनर्जी क्या था? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये एनर्जी का फॉर्मूला आया था। और स्पीड का आया था 2.188 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। और इसका हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकाला था, जो एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा था। ये सारे पैरामीटर्स हमने निकाल लिया। तो आगे हम लेक्चर की तरफ प्रोसीड करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। माय नेम इज़ अजीत, आई एम फ्रॉम आईटी कानपुर। हम आगे लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। आज हमारे पास क्या है? आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग जेईई मेंस, बोर्ड्स और नीट में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से डायरेक्टली आते हैं। डायरेक्टली इसका फॉर्मूला का एप्लीकेशन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। दूसरा क्या है, इस पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे अप्लाई करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की फॉर्मूलेज को। उसके बाद हम आएंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या करता है? जो डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताता है। वो ये बोलता है कि अगर कोई भी मैटर, जैसे ये पेन है, ये मूव कर रहा है, तो इसके पास एक पार्टिकल नेचर तो दिख ही रहा है मैटर का, और इसके पास एक वेव नेचर भी है, जिसको हम मैटर वेव कहते हैं। वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये एक टाइप का लाइन स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मतलब कि अगर मेरे पास डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स मिल रही है, उसको मैं एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करूंगा, वो मेरा स्पेक्ट्रम हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इस वजह से, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस स्पेक्ट्रम की वजह से हमने डायरेक्टली क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि जो भी एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, वो हमने प्रूव कर देंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल है। सिंपल क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हाइड्रोजन में। इसमें होता क्या है, जैसे कि ये कोई कंटेनर है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन गैस है। इसको मैंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया, या तो मतलब मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी यहाँ से। ठीक है, एनर्जी जब मैं इसको प्रोवाइड करूँगा तो क्या होगा? इसके जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे पहले तो डिसोसिएट होंगे, हाइड्रोजन में बन जाएगा। ठीक है, एक HH हो जाएगा, और उस H हर एक मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। फिर उसके बाद जब मैं ये हीट सोर्स को हटा दूंगा तो क्या करेगा? ये एनर्जी रेडिएट करेगा। रेडिएट में क्या रेडिएट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रेडिएट करेगा। और फिर जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जब मैं एक प्रिज्म से पास कराऊंगा, तो ये अगर कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है तो क्या होगा? इसमें अगर डिफरेंट टाइप्स के लाइट्स है तो क्या होगा? ये जो वेवलेंथ है, जो ये तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो ये जा रहा है, ये स्प्लिट हो जाएगी बिटवीन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स। तो यहाँ पे मुझे अलग अलग लाइंस मिलेंगे। लाइंस मतलब करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ। तो यहाँ पे मुझे लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, और ये कौन सा होगा? एमिशन स्पेक्ट्रम।
एमिशन स्पेक्ट्रम इसलिए क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये मेरे पास है एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा डिस्क्रीट आइडेंटिफाइबल वेवलेंथ, डिस्क्रीट आइडेंटिफाइबल वेवलेंथ्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो लाइंस मिलेंगी, हर लाइन का मतलब हर एक लाइट का जो भी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लाइन मिलेगा उसका एक डिफरेंट मतलब उसका एक डेफिनिट एक कॉन्क्रीट वेवलेंथ होगा और उनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा। उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये कैसा होगा स्पेक्ट्रम, यहाँ पे जो भी मुझे स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे डिफरेंट लाइंस मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन मुझे मिलेगी n=1 पर, जिसको मैं कहता हूँ लाइमर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम पे ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नेम्ड है। मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइंस होंगी जो थोड़ी ज़्यादा क्लोज होंगी और इनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो होगी मेरा लाइमर वाला। फिर उसके बाद दूसरा सेट ऑफ लाइंस मिलेगा जहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग बढ़ जाएगा और एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बार्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज। फिर उसके बाद जो भी मेरे पास क्या, ये क्या हो रहा है, डिस्क्रीट आइडेंटिफाइबल वेवलेंथ। ये सारी जो लाइंस है सबका वेवलेंथ मुझे कैलकुलेट करके आ जाएगा। और क्या है, ये डिस्क्रीट है, मतलब क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट है। एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, मतलब क्या है, जो भी मुझे मिलेगा एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में मिलेगा ताकि मैं सब चीज को, सारी लाइंस को सेपरेट कर सकूं। ये हो गया बार्मर। फिर उसके बाद थोड़ी गैपिंग बढ़ेगी इनके बीच में, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पाशन। ठीक, एक मेरे पास यहाँ की आएगी। फिर उसके बाद थोड़ी गैपिंग और बढ़ जाएगी इन दोनों के बीच में। ये है मेरे पास ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं हम इसको, ब्रैकेट सीरीज के बाद आता है मेरे पास पी फंड के बाद सबसे लास्ट में आता है हम्फ्री, जहां पे लाइंस के बीच में स्पेसिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। लाइमर सीरीज का मतलब कि जब एक हाइड्रोजन में जो एटम्स थे जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे थे, एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड में जा सकते हैं, वो कहीं भी एक्साइट होकर जा सकते हैं। फिर जब वो डी एक्साइट होंगे तो वो n=1 पर आ रहे हैं। लाइमर सीरीज कहाँ के करस्पॉन्डिंग है, n=1, मतलब कि जिस ऑर्बिट में जा रहे हैं वहां से फर्स्ट ऑर्बिट में एक्साइट होकर गिर रहे हैं, तो मेरे को क्या मिलेगा, लाइमर सीरीज। बार्मर सीरीज के लिए n= क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कहीं पे भी एक्साइट होके जाए फिर उसके बाद आए कहां पर, लेकिन n=2 पर। n मतलब क्या है, ये ऑर्बिट या फिर सबशेल या फिर शेल नंबर। ठीक है, पाशन पे क्या है, पाशन सीरीज पे n=3 पे है। एक्साइट होके एनर्जी कहीं पे जाए लेकिन डी एक्साइट होने के बाद n= उसको 3 पर आना चाहिए। फिर उसके बाद n=4 है, यहाँ पे n=5 है और हम्फ्री में n=6 है। तो मतलब n=6 पे आ रहा है, मतलब क्या होगा मेरा, हम्फ्री सीरीज। ये सीरीज मतलब क्या है, सीरीज का मतलब क्या है, मतलब कि जब वो हमने एनर्जी दिया इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से हाइड्रोजन एटम को, उसने एनर्जी एक्सेप्ट करी और जो एनर्जी वो एक्सेप्ट करेगा वो क्वांटाइज फॉर्म में है। ठीक है, अब जब वो एक्सेप्ट करके डी एक्साइट करेगा तो अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट पे n=1 पे आ रहा है, n=1 पे जितने आने वाले सबको क्लब करके मेरे पास क्या आएगा, लाइमर सीरीज। फिर उसके बाद n=2 पे सारी लाइंस जो मुझे मिलेंगी लाइन स्पेक्ट्रम में, वहां पे आएगा बार्मर सीरीज, ब्रैकेट पी फंड। ये होता है मतलब इसका लाइन स्पेक्ट्रम का। ऑलराइट, ये मुझे एक डेफिनेट आइडेंटिफाइबल वेवलेंथ के फॉर्म में मिलेगा। तो जो मेरी फोटोग्राफिक प्लेट होगी वहां पे हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम कुछ ऐसे दिखेगा। सबसे पहले क्या है, मेरे पास लाइन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है, डिस्क्रीट आइडेंटिफाइबल वेवलेंथ आ रही है, मतलब कि डिफरेंट वेवलेंथ क्या है। अगर कोई एक वेवलेंथ है उसकी पर्टिकुलर एनर्जी है, वो n=1 पे आके गिर रही है। मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम थे ढेर सारे, उसको मैंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से एनर्जी दी तो क्या होगा, हाइड्रोजन एटम बॉन्ड टूटेगा। फिर उसके बाद जो एनर्जी होगी वो एक एटम क्या है, एब्जॉर्ब करेगा।
वो एब्जॉर्ब करके उसका इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जा सकता है, मतलब जो भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो थोड़ी बहुत, जैसे 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, कितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया वो हायर स्टेट पर पहुंच गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो हायर स्टेट से डी एक्साइट करेगा, डी एक्साइट मतलब लोअर स्टेट आएगा, तो लोअर कौन सी n मतलब n इक्वल्स टू 1 मतलब कौन सी शेल में वो आ रहा है या फिर कौन सी ऑर्बिट पे वो डी एक्साइट होके आ रहा है, उसके हिसाब से मेरे पास डिफरेंट सीरीज बनती है, ठीक है। जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं जो डी एक्साइट होके n इक्वल्स टू 1 पर आएंगे, कहीं से भी आए, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से आए, 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, कहीं से भी आए, लेकिन फाइनली वो n इक्वल्स टू 1 पर आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको मैं कहता हूँ लाइमर सीरीज। जब n इक्वल्स टू 2 पर आएगा तो क्या होगा, वो बामर सीरीज। n इक्वल्स टू 3 पर आएगा तो पाशन, ब्रैकेट, पीफर्ड, हम्फ्री, डिफरेंट n के करस्पॉन्डिंग है, ये हम आगे देखेंगे। इसमें एक चीज याद रखनी है कि जैसे जैसे लाइमन से बामर जा रहे हैं, बामर से पाशन जा रहे हैं, पाशन से ब्रैकेट जा रहे हैं, तो ये जो लाइन है, लाइन के बीच का गैप बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे जो लाइन्स हैं उनके बीच में गैप ज़्यादा है, इसमें और ज़्यादा है, इसमें और ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइमर सीरीज है वो n इक्वल्स टू 1 पे है, तो किसी भी अगर हायर एनर्जी से आएगी तो सबसे हायर एनर्जी वाली जो तुम्हारी फोटोन यहाँ पे मुझे उसकी लाइट दिखेगी। क्लियर है, आगे देखते हैं हम। ये है मेरा जो भी लाइन्स हैं हमारी, ऑल दीज लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 सीरीज बेस्ड ऑन द डिस्कवरर्स, मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट सीरीज को डिस्कवर किया, उसके करस्पॉन्डिंग उसका नाम है। सबसे पहले आता है मेरा लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज को हम यूवी रीजन में आता है। यूवी रीजन मतलब कि इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी जो वेवलेंथ है वो कहाँ पे है, वो यूवी रीजन की वेवलेंथ है। ये हमें कैसे पता है, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया था वहाँ पे क्या किया था, हमने सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज किया था, ठीक है। तो अगर लाइमर सीरीज में क्या होता है, मेरे पास यूवी रीजन में आता है, और मेरा बामर सीरीज क्या आता है, विजिबल रीजन में आता है। मतलब यहाँ पे जो वेवलेंथ है, यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो क्या है, 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में है, ठीक है। यूवी जो हमारे पास बामर सीरीज की लाइंस मिलेंगी वहाँ पे मेरे पास वेवलेंथ 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में है। पाशन में क्या है, ये नियर इंफ्रारेड रीजन, और इसके आगे जितनी भी हैं इंफ्रारेड रीजन में ही आती हैं, ठीक है। तो लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पीफर्ड, हम्फ्री, ये डिफरेंट सीरीज हैं लाइन स्पेक्ट्रम में जो हमें फॉर्म होती है। कैसे नेम कैसे पड़ा है, डिफरेंट साइंटिस्ट जैसे जैसे डिस्कवर करते गए वैसे वैसे उनका नाम पड़ता गया, ठीक है। अब एक एक हम स्टडी करते हैं। पहले ये देख लेते हैं हम, ये सबसे नीचे कौन सी है, लाइमन है, फिर बामर है, पाशन है, ब्रैकेट है, पीफर्ड है, हम्फ्री है, फिर उसके बाद फार इंफ्रारेड रीजन। होता क्या है, यहाँ पे मेरे पास अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन जब मैं इसको एनर्जी दूंगा तो क्या है, एनर्जी जो भी है वो क्वांटाइज फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। ये क्वांटाइज फॉर्म में कितनी भी एनर्जी एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ये जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड स्टेट पे था E1 पर, फिर इसको मैंने एनर्जी दी, ये एक्साइट होकर n इक्वल्स टू 2 में आ सकता है, n इक्वल्स टू 3 में आ सकता है, n इक्वल्स टू 4 में, 5 में, 6 में, इन्फिनाइट में, कहीं भी ये इलेक्ट्रॉन जा सकता है बेस्ड ऑन इसने कितनी एनर्जी एक्सेप्ट करी। जो भी एनर्जी एक्सेप्ट करेगा किस फॉर्म में होगा, वो एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी। मतलब कि जैसे कि लोवेस्ट एनर्जी हाइड्रोजन एटम की क्या होती है, E1 इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फिर n इक्वल्स टू 2 की एनर्जी क्या होती है मेरे पास, E2 इक्वल्स टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n इक्वल्स टू 3 पे जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद जो एनर्जी होती है E4 इक्वल्स टू क्या होता है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 पे है उसके पास एनर्जी -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। माइनस में एनर्जी इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, एक स्टेबलाइजेशन फोर्स है। यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है। जब n इक्वल्स टू इन्फिनाइट जाता है तो मतलब उसके पास
कोई भी एनर्जी नहीं है, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जब n इक्वल्स टू इन्फिनिट मतलब जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो गया तो वो न्यूक्लियस के फोर्स में नहीं है, इस वजह से उसकी टोटल एनर्जी 0 है। और सबसे जो पास में है n इक्वल्स टू 1 पे है, उसके पास सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है किसका? न्यूक्लियस का। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 पे था, n इक्वल्स टू 1 से मैंने इतनी एनर्जी दी, ये n इक्वल्स टू 2 पे आ गया, मतलब इसने यहाँ पे डेल्टा E जो आएगा मेरा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आएगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन जो n इक्वल्स टू 1 पे था वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एक्सेप्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके वो n इक्वल्स टू 2 पर चला जाएगा, n इक्वल्स टू 2 पर चला जाएगा। अगर ये इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ से 2 से 3 में चला जाएगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन, जो तुम्हारा एक ही इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट में है, प्रेजेंट था यहाँ पर, वो जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वैसे ही किसी भी ऑर्बिट में, मतलब किसी भी n इक्वल्स टू 4, 5, 6 कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, अब देखो, अब मेरा क्या है, अब इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो, n इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहीं पर भी हो, अगर वो डी एक्साइट होके फाइनली n इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है, मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट पे डी एक्साइट होके आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे सीरीज मिलेगी वो क्या होगी? लाइमन सीरीज। ऑलराइट, लाइमन सीरीज। अगर फाइनली n इक्वल्स टू 2 पर आ रहा है तो क्या होगा? बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ऐसे ही ये सीरीज, डिफरेंट सीरीज मुझे मिलती जाएगी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये मेरे पास उसी का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे क्या है, अल्ट्रा वायलेट रीजन कौन सा था मेरा? ये था मेरा लाइमन, इंफ्रारेड लाइमन, फिर उसके बाद बामर को छोड़ के आगे वाले सारे इंफ्रारेड रीजन्स थे। ये डिफरेंट कलर्स दिखाया गया है, पहले वाला ही रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सारे सीरीज को एनालाइज करते हैं। लाइमन सीरीज मतलब कि क्या होगा, n फाइनल इक्वल्स टू क्या है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे n इनिशियल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है? 1 से ऊपर ही होगा, तभी वो डी एक्साइट होके 1 पर आएगा। 5, 6 अप टू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमको पता है क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे इनिशियली E1 में था, ठीक है, अगर एक देख लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे था, पहले क्या है, ये E1 है, ये E इनिशियल है, ये E फाइनल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, इसको मैंने एनर्जी दी, ये एक्साइट होकर यहाँ पर चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब मेरे पास कहाँ पे है, ये E इनिशियल है, ये E फाइनल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने इसको एनर्जी देना बंद कर दिया तो क्या करेगा, ये डी एक्साइट करेगा। जब ये E फाइनल से E इनिशियल आएगा तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा जिसका कुछ वेवलेंथ होगा, मतलब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कुछ फ्रिक्वेंसी होगा। वो फ्रिक्वेंसी किसके बराबर होगा, ये जो डेल्टा E है, डेल्टा E मतलब कि E फाइनल माइनस E इनिशियल, ये जो डेल्टा E है वही जो एनर्जी चेंज है, वही उसी एनर्जी का क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट हो रहा है, जो किसके बराबर होगा, hc अपॉन में लैम्डा के। hc अपॉन लैम्डा ये h न्यू के भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चला जब जितना एनर्जी डिफरेंस है इनिशियल और फाइनल स्टेट का, इनिशियली वो कहीं पे था, उसकी इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी थी, फाइनल वो कहीं पर गया, कुछ एनर्जी थी, उसका जो डिफरेंस है डेल्टा E, उसी एनर्जी का क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता है एनर्जी के हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, एक पढ़ा है -13.6 z² अपॉन n²। एक और फॉर्मूला आता है E nth ऑर्बिट का क्या है, -RH z² अपॉन में n²। यहाँ पे RH की जो वैल्यू आती है वो आती है 1.88 इंटू 10 की पावर -18 जूल्स। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी ये होगी। अब मुझे पता है फॉर हाइड्रोजन z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे जो En आ रहा है, En जो आ रहा है क्या आएगा, -RH अपॉन में n²। ठीक है,
ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई। ठीक है, अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन मेरा n फाइनल क्या है, n फाइनल इक्वल्स टू 1 है, n इनिशियली क्या होगा, n इनिशियल कुछ भी होगा n। ठीक है, तो डेल्टा E जो आएगा मेरे पास वो क्या आ जाएगा, n फाइनल वाला 1 है, n इनिशियल क्या है माइनस आर एच अपॉन में n स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस आर एच अपॉन में फाइनल क्या है 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डेल्टा E आ रहा है इक्वल्स टू आर एच अपॉन में n स्क्वायर 1 अपॉन में n फाइनल स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट याद रखना है। ये क्या है, किसी भी एनर्जी क्या है, जो हमारा वेवलेंथ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, उसका डेल्टा ई का फॉर्मूला आ गया आर एच अपॉन में एन स्क्वायर, सॉरी आर एच अपॉन में आर एच इंटू 1 अपॉन में एन फाइनल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल स्क्वायर। ये एनर्जी मुझको याद रखना है। ये जो डेल्टा ई है वो किसके बराबर होगा, एच सी अपॉन में लैम्डा के बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पे जो आर एच की वैल्यू ये याद रखना है, ये क्या है 1.88 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया है। अगर एक इलेक्ट्रॉन n इनिशियल से n फाइनल में जा रहा है, फिर n फाइनल से एक्साइट होके इनिशियल में आ रहा है। ठीक है, अब मेरे पास En का फॉर्मूला ये याद रखना है, यही हम आगे चल के यूज़ करेंगे। ये जो डेल्टा E आया है वो किसका एनर्जी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इमिट हुआ है उसका एनर्जी, वो किसके बराबर होगा, एच सी अपॉन में लैम्डा। ये फिर किसके बराबर हो जाएगा, आर एच इंटू 1 अपॉन में n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो 1 अपॉन में लैम्डा, ये क्या इसके बराबर होता है, ये होता है वेव नंबर इक्वल्स टू आर एच अपॉन में एच सी 1 अपॉन में n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो वेव नंबर का फॉर्मूला फाइनल आएगा, वेव नंबर इक्वल्स टू आर जो कांस्टेंट है इनटू 1 अपॉन में n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n इनिशियल स्क्वायर। ये आ जाता है मेरा वेव नंबर का रिलेशन। जो r की वैल्यू है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है 1.096 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये रिलेशन मुझे सब जगह अब यूज़ होगा। यहाँ पे n फाइनल और n इनिशियल की वैल्यू पुट करते जाओ, तुमको वेवलेंथ मिलते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं डिफरेंट सीरीज़ के लिए, ये नोट कर लेना है, डिफरेंट सीरीज़ के लिए क्या क्या वेवलेंथ आएगा। बामर सीरीज़ के लिए क्या है, जो n फाइनल होगा वो क्या होगा 2, n इनिशियल कुछ भी हो सकता है लेकिन 2 से बड़ा होगा, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका जो वेव नंबर आएगा, वेव नंबर इक्वल्स टू r इंटू 1 अपॉन में n फाइनल क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n इनिशियल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है मेरे पास, फॉर बामर सीरीज। ठीक है, पाशन के लिए बात करें तो यहाँ पे n फाइनल क्या है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए वो थर्ड ऑर्बिट में आके डी एक्साइट होके वहाँ पर गिर रहे हैं। तो n इनिशियल कुछ भी हो सकता है, 3 से बड़ा 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। यहाँ का जो फॉर्मूला आएगा वेव नंबर इक्वल्स टू आर की वैल्यू क्या आती है 1.096 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। आर 1 अपॉन में 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n इनिशियल स्क्वायर। n इनिशियल की वैल्यू पुट करेंगे, हमको करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ वेव नंबर मिल जाएगा। r इक्वल्स टू 1.096 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या है, n फाइनल मतलब कि वो फोर्थ ऑर्बिट पे डी एक्साइट होके आ रहा है और इनिशियली वो कहीं पे भी हो सकता है, दैट इज 5, 6 पे हो सकता है, 7 पे हो सकता है, आगे कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे ये वेव नंबर आएगा इक्वल्स टू r 1 अपॉन में 4 स्क्वायर
माइनस 1 अपॉन में n इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया ब्रैकेट सीरीज के लिए। पी फंड के लिए क्या होगा, n फाइनल मेरा क्या है 5, n इनिशियल 3 4 नहीं लेना है, ठीक है, जो 5 से ऊपर ही होगा तभी वो डी एक्साइट होके 5 पे आ रहा होगा। 6 7 8 9 10 आगे चल के ये कोई भी वैल्यू ले लेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो वेव नंबर का फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन में r 1 अपॉन में 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, हम्फ्री सीरीज के लिए n फाइनल क्या होगा 6, मतलब ये 6th ऑर्बिट में डी एक्साइट होके आया है, और आया कहाँ से होगा, कहीं से भी आ सकता है 6 से ऊपर वाले में 7 8 9 10 अप टू कोई भी वैल्यू पुट कर लेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो वेव नंबर आएगा 1 अपॉन r 1 अपॉन में 6 स्क्वायर एक्सक्यूज मी माइनस 1 अपॉन में n इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हमने सारी सीरीज देख ली। कौन कौन सी थी, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री। सिर्फ उसमें बामर सीरीज थी जो क्या थी, बामर सीरीज ही क्या थी, सिर्फ वो हमारी विजिबल रीजन में आ रही थी, बाकी सारी लाइमन वाली यूवी में आ रही थी, और बामर के आगे सारी इंफ्रारेड रीजन में आ रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था रिडबर्ग कांस्टेंट के रिप्रेजेंटेड है, क्या है, वेव नंबर इक्वल्स टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए z इक्वल्स टू 1 ले लिया है। यहाँ पर वही फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे बताना है कि अगर मैं यहाँ पे इस कंटेनर में हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, तो फिर एनर्जी देने के बाद, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देने के बाद कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी मुझे, मैक्सिमम या फिर मिनिमम। ठीक है, हम बात करेंगे मैक्सिमम कितने एनर्जी लाइंस मिल सकती हैं, क्योंकि मिनिमम कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। ठीक है, मैक्सिमम की बात यह है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की, जैसे कि अगर मैं n इक्वल्स टू ये 1 है, n इक्वल्स टू 2 है, ये n इक्वल्स टू 3 है, ये हमको पता है ना। अगर n इक्वल्स टू 1 है तो क्या होता है, वो ग्राउंड स्टेट होता है। n इक्वल्स टू 2 को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये होता है मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और n इक्वल्स टू 3 पर क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो मतलब कि n की वैल्यू जो भी होगी n माइनस 1th एक्साइटेड स्टेट होगा। ऑल राइट, अगर n इक्वल्स टू 5 है मतलब कि वो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, अगर n इक्वल्स टू 6 है मतलब कि वो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है, और n इक्वल्स टू 3 है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन मेरा n इक्वल्स टू 3 थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट था, एनर्जी देने के बाद पहले ग्राउंड स्टेट पे था, फिर वो एक्साइट होकर n इक्वल्स टू 3 पर चला गया है। अब मुझे बताना है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट करना है, ये n इक्वल्स टू 1 पे आना चाहेगा, मतलब कि ग्राउंड स्टेट पे आना चाहेगा। ये कैसे आ सकता है n इक्वल्स टू 1 पे, देखते हैं। अगर ये n इक्वल्स टू 3 से डायरेक्टली n इक्वल्स टू 1 पर आ जाए, तो फिर यहाँ पे जो डेल्टा E होगा, डेल्टा E इक्वल्स टू E1 माइनस E3, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक वेवलेंथ मिलेगा। ठीक है, तो एक लाइन मुझे इसके करस्पॉन्डिंग मिल गया। अगर ये n इक्वल्स टू 3 से डायरेक्टली n इक्वल्स टू 1 पर नहीं आया, n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू पहले 2 पर आया, 2 पर आने के बाद फिर उसके बाद ये n इक्वल्स टू 2 से 1 पर आया है, इसका मतलब जब ये इनडायरेक्ट आएगा तो फिर एक लाइन तो ये मिल गई, एक लाइन ये मिल गई, और एक लाइन ये मिल गई। तो मतलब टोटल इसमें कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिल गई मुझे, 3। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो n इक्वल्स टू 4 पर है, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर जैसे यही इलेक्ट्रॉन मेरा n इक्वल्स टू 4 पर होता, n इक्वल्स टू 4 पर होता, तो एक पॉसिबिलिटी है n इक्वल्स टू 4 से डायरेक्टली n इक्वल्स टू 1 पर आ जाए। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 3 पर आए, फिर 3 से 2 पर आए, और 2 से 1 पर आ जाए। एक पॉसिबिलिटी है जब n इक्वल्स टू 3 पर आया तो 3 से 2 1 की बजाय 3 से डायरेक्टली 1 पर आ जाए, ये बात भी हो सकता है। फिर उसके बाद जब n इक्वल्स टू 2 से आया तो 2 से भी डायरेक्टली यहाँ पे एक बार वो n इक्वल्स टू, जब ये 2 पर आया तो फिर 2 से भी डायरेक्टली ये n इक्वल्स टू 1 पर आ सकता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पे मेरी कितनी होगी, एक तो ये हो गया डायरेक्टली आ गया, एक दूसरा ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। ठीक है, तो इसमें मुझे डिफरेंट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी।
और ये केस हमें ये बताना है, ये उस केस में है जब क्या है ऑल पॉसिबल एक्साइटेशंस और पॉसिबल, मतलब कि यहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं जो एनर्जी एक्सेप्ट करके डिफरेंट हर एक लेवल पर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आता है मेरे पास, ये तो हमने बता दिया कैसे निकालते हैं। इसका एक आसान सा फॉर्मूला है जो आप डायरेक्टली यूज करेंगे और उसका डायरेक्ट आएगा आंसर। केस 1 क्या है, इफ देयर आर sufficient number of hydrogen atoms, अगर वहाँ पे sufficient number of hydrogen atoms present हैं तो number of spectral lines का जो फॉर्मूला आएगा, number of spectral lines जो आएगा वो आएगा n2 minus n1 multiplied with n2 minus n1 plus 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे n2 minus n1 इंटू n2 minus n1 plus 1। यहाँ पे n2 क्या है, n2 क्या है, ये क्या है फाइनल वैल्यू, ठीक है, सॉरी n2 क्या है मेरे पास, हायर वैल्यू, हायर ऑर्बिट नंबर और इनिशियल वैल्यू, मतलब कि अगर ये n इक्वल्स टू 1 से एक्साइट होकर n इक्वल्स टू 4 पर गया है तो n2 की वैल्यू क्या है 4 है, फिर 4 से वो नीचे आएगा, राइट। अगर n इक्वल्स टू, और n1 क्या है, ये क्या है मेरे पास लोअर वैल्यू और फाइनल शेल में कहाँ पर वो आ रहा है, तो ये आ गया फाइनल वैल्यू आ गई n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये किस केस में है, जब सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है और वहां पर सारे एक्साइटेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, ये हो गया। आप चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन क्या था, हमने स्पेक्ट्रल लाइंस क्या पढ़ा था, n2 माइनस n1 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस equals to what it was, n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 2। n2 क्या था, फाइनली कहाँ पे एक्साइट होकर गया है, फाइनल वैल्यू हायर वैल्यू, n1 क्या था लोअर वैल्यू। अब यहाँ पे मुझको बताना है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जब कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 1 पर जा रहा है तो मैक्सिमम कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगा। आइए फॉर्मूला लगाते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6। टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी अगर n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 1 पर आता है। आइए देखते हैं ये 6 कैसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पर n इक्वल्स टू 3 है और यहाँ पर n इक्वल्स टू 4 है। इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पर n इक्वल्स टू 4 है और उसको n इक्वल्स टू 1 पर आना है। मुझे बताना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस अगर n इक्वल्स टू 4 से 1 पर आएगा। मतलब बात यही है, n इक्वल्स टू 4 से इलेक्ट्रॉन को n इक्वल्स टू 1 पर आना है, कितने तरीके हैं यहाँ पर आने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ये डायरेक्टली n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 1 पर आ जाए तो यहाँ पर डेल्टा E क्या होगा, मेरा मैक्सिमम होगा और जो फ्रिक्वेंसी होगी वो मैक्सिमम होगी, वेवलेंथ कम हो जाएगा। सबसे पहले तो 4 से डायरेक्टली 1 पर उसने छलांग लगा दी। दूसरा क्या है, पहले ये 4 से आया भैया 3 पर, 4 से आया 3 पर, सोचा छोटे छोटे कदम लूँ, ये दूसरा हो गया। अब सोचा नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, अब 3 से डायरेक्टली ये 1 पर कूद गया है, चलो कोई बात नहीं, ये भी मान लेते हैं। अब क्या है, जब ये 3 पर आया तो 3 पर डायरेक्टली कूदने की बजाय ये 2 पर आ सकता है,
ठीक है, ये चौथी हो गई। फिर 2 से डायरेक्टली ये 1 पर आ सकता है, ये हो गया 5वां हो गया। ठीक है, एक और क्या होगा, एक होगा जब ये यहाँ से यहाँ पर आ जाए, n=4 से n=2 पर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हो गई 6th लाइन। तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस इलेक्ट्रॉन को n=4 से n=1 पर आने के लिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाएगा मेरे पास, 6। ठीक है, केस नंबर 1 क्या था मेरे पास, इफ ऑल पॉसिबल एक्साइटेशंस आर पॉसिबल, मतलब कि वहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, जो जितनी भी एनर्जी दूंगा सारे टाइप के लेवल्स पे वो चले जाएंगे। मतलब n=4 है तो सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, जो एक यहाँ पे आए तो एक यहाँ पे, ऐसा ना हो कि मेरे पास एक ही एटम है तो n= जब ये यहाँ पर आ गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा। ठीक है, तो उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स थे। केस 2 क्या है, केस 2 क्या है, इफ ओनली 1 हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट, ओनली 1 हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट। जब एक ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होएगा, n2 माइनस n1 बस। मतलब कि n2 क्या होगा, हायर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब हायर वैल्यू ऑफ n, एंड n1 क्या है, लोअर वैल्यू। n1 क्या होगा फाइनल, n2 क्या होगा इनिशियल, जहाँ से ये डी एक्साइट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन केस ऑफ सफिशिएंट हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट एंड इन केस ऑफ 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। ठीक है, आगे हम आते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे पूछा है फाइंड द वेव लेंथ, वेव नंबर एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5th एनर्जी लेवल टू 2nd एनर्जी लेवल। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन n=5 पे था, एक इलेक्ट्रॉन n=5 पे इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ से जंप करके n=2 पर आया हुआ है। जब ये डी एक्साइट होगा, इसके पास एनर्जी थी, जब ये लोअर एनर्जी पे आएगा, जो उसके पास एनर्जी थी वो बाहर फेंक देगा, रेडिएट करेगा। वो रेडिएशन कैसा होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होगा, उसका कुछ फ्रिक्वेंसी या फिर वेवलेंथ होगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा ई आएगा, डेल्टा ई इक्वल्स टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, ये किसके बराबर होगा, एनर्जी ऑफ द वेवलेंथ इमिटेड, दैट इज h इंटू न्यू या फिर hc/λ। ये हमारी बेसिक इक्वेशन होती है। फिर इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट फॉर्मूले हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे यही फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दिया है, रिडबर्ग इक्वेशन, वेव नंबर 1/λ इक्वल्स टू RH 1/n1² माइनस 1/n2²। ऑल राइट, यहाँ पे क्या है, n1 की वैल्यू 2 है और n2 की वैल्यू क्या है 5। आगे क्या होगा मेरे पास, तो 1/λ इक्वल्स टू 1.096 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स इंटू 1 में n1² क्या था, n1 की वैल्यू 2 थी, 1/4 माइनस 1 में n2 की वैल्यू क्या थी 5, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो 1/λ दैट इज वेव नंबर इक्वल्स टू 1.096 इंटू 10⁻⁷ इंटू 21 डिवाइडेड बाई 100 मीटर इनवर्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.30 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये क्या हो गया वेव नंबर। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक, ऑल राइट। अब हमारे पास आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, देख सकते यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया है, बोर मॉडल हमने पढ़ा। बोर मॉडल में क्या हुआ था, न्यूक्लियस था, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में रोटेट कर रहा था। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमने बोर मॉडल की मदद से बहुत सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करे, जैसे कि एनर्जी कैलकुलेट करी हमने, वेवलेंथ, रेडियस कैलकुलेट किया, टाइम पीरियड कैलकुलेट किया। ये सारी चीज़ कैलकुलेशन करने के बाद हमने देखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
ऑल राइट, यहाँ तक हमारा लेक्चर हो गया है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है जो हमने पढ़ा है उस लेक्चर में या फिर किसी और टॉपिक में जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, आप इसको हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अब हम मिलेंगे अपने आगे वाले लेक्चर में। ऑल राइट।